बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉकेट 7 के साथ मैं हूं एतजाज़ नकीर। मेरे साथ मौजूद हैं सजाद तरीन। दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के सदक़े में तमाम आलम इंसानियत को कोरोना की मुज़ी वबा से निजात अता फ़रमाए। नाज़रीन, सबसे पहले आज जिक्र करेंगे अभी की ताज़ा तरीन खबर यह है कि आर्मी चीफ ने नेशनल लोकस्ट कंट्रोल सेंटर का दौरा किया है। टिड्डी दल हमले की जो सूरत हाल है उस पर ब्रीफिंग भी उनको दी गई है और इसके अलावा जो इकदाम किए जा रहे हैं उस हवाले से भी आगाह किया गया है। आर्मी चीफ ने यह कहा है कि मुल्क में सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर फौज भी शाना बशाना अपना किरदार अदा करेगी टिड्डी दल के खात्मे के लिए, और अगर कोई ग़िज़ाई बहरान पैदा होते तो उस हवाले से भी इकदाम किए जाएंगे। एक तो इसका जिक्र करेंगे और इसके साथ साथ ये खबर भी सामने आई है कि लॉकडाउन में नरमी के बाद पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद चीन से ज़्यादा हो चुकी है और ये बताया जा रहा है कि एक ही रोज़ में 4000 नए केसेस सामने आए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 82 अमवात हुई हैं, जिसके बाद मजमूई तौर पर अमवात की तादाद 1770 हो गई है। तो इस पर भी हम बात करेंगे। इसके साथ साथ कुछ फैसले किए गए हैं कि जो बड़ी मार्केट्स हैं जिन पर SOPs पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा उनको बंद किया जाएगा, जिसमें कुछ देर पहले की यह खबर है कि इस्लामाबाद की अपारा मार्केट को भी सील कर दिया गया। इस्लामाबाद के कुछ दीगर इलाकों को गुज़िश्ता रोज़ सील किया गया था। इसी तरह मुल्क के दीगर इलाकों में भी बड़ी मार्केट जहाँ पे SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा उनको बंद किया जा रहा है, सख्ती की जा रही है। जबकि हुकूमत सिंध ने स्कूल्स खोलने के हवाले से भी ऐलान किया है। सईद गनी साहब का ये कहना है कि अभी हुकूमत सिंध का स्कूल्स खोलने का कोई प्रोग्राम नहीं है और जो इतलात आ रही हैं या बातें की जा रही हैं वो गलत हैं। ये तो कोरोना की सूरत हाल, उसके बाद जो इकदाम हैं उसका जिक्र है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि आज तर्जमान दफ्तर खारजा ने भी ये कहा है कि मोदी की हिमायत से कलअदम तहरीक तालिबान को भारत जो है वो इक़दाम कर रहा है, उनके साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है और जो इल्ज़ामात लगाए गए थे इंडिया की जानिब से पाकिस्तान पर अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट को लेकर उसको भी मुस्तरद किया गया। इस पर भी इन डिटेल बात करेंगे और इसके अलावा कुछ दीगर अहम मामलात जो मुल्की मामलात हैं या अवामी मामलात हैं उसकी भी बात करेंगे। सजाद तरीन साहब, सबसे पहले तो ये हम जिक्र करेंगे कि एक जानिब कोरोना की वबा, दूसरी जानिब टिड्डी दल, लेकिन उसके इकदामात के हवाले से ये बात की जा रही है। सबसे पहले तो आज आर्मी चीफ ने भी और ये कहा है और फिर फ़ौज का सिविल इंतज़ामिया के शाना बशाना किरदार अदा करने की बात की है। इससे पहले भी कुछ इदारे जो हैं वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। देखें नकी साहब, मैं आपको अर्ज़ करूं कि दो बहरान इस वक्त पाकिस्तान का सामना है। एक बहरान है कोरोना का, एक टिड्डी दिल। टिड्डी दिल भी की जो मामला है वो बहुत कोई ऐसा नहीं है कि आम सा मामला है, वो बहुत खौफनाक सूरत अख्तियार करता जा रहा है। जनूबी पंजाब है जिसमें मियाँ वाली है, कलूर कोट है, बखर है, मुल्तान के इलाके हैं, उसके अलावा डेरा गाजी खान, राजनपुर, अहमदपुर शर्किया, फ़ोर्ट अब्बास, हारूनाबाद। कल आज जब मैं प्रोग्राम करने के लिए आ रहा था मुझे हारूनाबाद से लोगों ने फ़ोन करके ये कहा है कि जी हमारे शहर का आप ज़रूर ज़िक्र कीजिएगा, वहाँ खड़ी फसलें जो हैं वो तबाह हो रही हैं। टिड्डी दल का मुकाबला करने के लिए जो सिविल इंतज़ामिया थी, मेरे ख़्याल में उसमें अब कैपेसिटी नहीं रही। सिविल इंतज़ामिया जो डिस्ट्रिक्ट की इंतज़ामिया है उसमें कैपेसिटी नहीं रही। इसीलिए मैं समझता हूँ कि आर्मी चीफ जो हैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, उन्होंने ये कहा है कि फ़ौज जो है वह हमारा सपोर्ट करेगी, सारे जो वसाइल हैं फ़ौज के पास वो देगी ताकि हम इसको जो टिड्डी दल है इसका ख़ात्मा कर सकें और अपनी फसलों को बचा सकें। हम ज़रूरी मुल्क हैं, अगर ये टिड्डी दल ज़्यादा फैल गया तो हमारे लिए यकीनन बड़ा नुकसानदेह होगा। जी अच्छा, इसके साथ साथ ये बातें हम पहले भी करते रहे। लॉकडाउन का बड़ा जिक्र रहा, बड़ा लेदे हुआ सूबों और वफाकी हुकूमत के दरमियान। वज़ीर आज़म उसके हक़ में नहीं थे, सूबाई हुकूमतें इसके हक़ में थी, लेकिन लॉकडाउन में बिल आखिर नरमी कर दी गई। लेकिन उसके नतीजे में जो इस वक्त बड़ा राइज़ आ रहा है केसेस में और रोज़ाना की बुनियाद पर जो राइज़ आ रहा है वो हमने जब देखा कि मार्च में पूरे महीने में भी इतना बड़ा राइज़ नहीं था, तो उसके बाद अब फिर से ये किया जा रहा है कि जो बड़ी मार्केटें हैं SOPs दिए गए, अब SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा तो उनको फिर से लॉकडाउन किया जा रहा है। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि जब रमज़ान में ईद से पहले मार्केटें खोलने का फ़ैसला किया गया, बड़े शॉपिंग मॉल खोलने के फ़ैसले किए गए, तो उस वक्त जो सेहत के माहिरीन थे वो ये जो आज जो हमें सूरत हाल पेश है इसका उसी वक्त इस खदशे का इजहार कर रहे थे कि अगर ये मार्केटें खोली गई तो ये बहुत ज़्यादा सूरत हाल ख़राब हो जाएगी। अब डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब ये कह रहे हैं कि मकामी सतह पर ये बहुत ज़्यादा फैल रहा है। उसकी फैलने की बुनियादी वजह यही है नकी साहब कि ये जो लोग हैं ये SOP का कोई ख्याल नहीं रख रहे। आज मुझे मतलब बताया गया है, जब मैं प्रोग्राम में आ रहा था उससे पहले मुझे बताया गया कि इस्लामाबाद की न्यू अपारा मार्केट और कुछ और जगह जो हैं उनको सील कर दिया गया, उन मार्केटों को सील कर दिया गया क्योंकि वहाँ दुकानदार भी SOP का ख्याल नहीं रख रहे और ना ही जो है वो कस्टमर जो हैं वो कोई SOP का ख्याल रख रहे हैं। इसी तरह और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से भी बताया गया है कि लाहौर में, गुजरांवाला में, फैसलाबाद में ये इस तरह मार्केटें बंद कराई जा रही हैं।
तो ये जो सूरत हाल है, देखें हमारे जो आम लोग हैं वो इसको संजीदा नहीं ले रहे, और अगर वो संजीदा नहीं लेंगे तो उनका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। अब हुकूमत जो कर सकती थी वो कर रही है, लेकिन आम आदमी के लिए जो है उसके लिए अब ज़िम्मेदारी है कि वो गैर ज़रूरी तौर पर घर से ना निकले, बाहर निकले तो मास्क पहन के निकले, ग्लव्स पहन के निकले, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे। मार्केटों में छोटी छोटी दुकानें हैं और उसमें 12-12, 14-14, 15-15 कस्टमर साथ एक कंधा से कंधा मिला के खड़े हुए हैं, जिससे ये वबाई अमराज ज़्यादा फैल रही है। जी अच्छा, ये एक बड़ा मामला है कि वबाई अमराज तो इसकी वजह से फैल रहे हैं, एसओपीज़ की बात की जा रही है, लेकिन जाहिर है अब हुकूमत के सामने भी बड़े चैलेंजेस हैं, मईशत का चलना। अब जिम्मेदारी अवाम पर आ गई है, या फिर जो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया है, तहसील इंतज़ामिया है, उन पर एक बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो एसओपीज़ पर अमल दरामद करवाएं, सख्ती करवाएं, और फिर ख़ुद जो मार्केट्स में जो दुकानदार हजरात हैं उनकी भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। तो इसके लिए जो हिकमत अमली दी गई है उस पर अमल दरामद करवाने में मेरे ख्याल में इंतज़ामिया शायद कामयाब नहीं हुई, ये एक बड़ी वजह बन रही है। मैं समझता हूँ कि ईद से पहले और ईद के बाद, और फिर जिस तरह ताजर एहतजाज कर रहे थे कि जी ईद पर, क्योंकि आपको पता है कि हमारे जो ताजर हैं वो रमज़ान में और ईद की जो लोग शॉपिंग करते हैं उन लोगों को दोनों हाथ से वो लूटते हैं, और वो उनकी जो है इस दफ़ा उस तरह की दुकानदारी नहीं हो सकी। फिर वो एहतजाज करने शुरू हो गए। आपको पता है कराची में सड़कों पर आना शुरू हो गया ताजर की, जी हमारी दुकानें खोलें, और भी जगहों पर वो मुख्तलिफ़ जगह पर एहतजाज करना शुरू कर दिया। तो फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि इसमें लॉकडाउन में नरमी की जाए और शॉपिंग मॉल जो हैं वो खोल दिए जाएँ। फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि जी शॉपिंग मॉल, बड़े बड़े मॉल खोल दिए जाएँ। वो खोल तो दिए गए, लेकिन वहाँ पर कोई हिफाजती इकदाम जो करने चाहिए, जो SOPs हुकूमत ने जारी किए हैं, उस पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। जो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया है, जो ज़िलाई इंतज़ामिया है पूरे मुल्क की, किसी एक सूबे की बात नहीं है, किसी एक डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं है, किसी की ये बात नहीं है कि मैं कहूँ जी फ़लाँ पार्टी ये करी फ़लाँ नहीं। पूरी जगह पर पूरे मुल्क में जो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया है उसने जो SOPs जारी किए हैं वो उन पर अमल दरामद कराने में बुरी तरह नाकाम हुई अच्छा, है। इस पर जो है ज़ाहिर है बड़ा काम किया जा रहा है, हिकमत अमली के हवाले से भी बड़ी बातें की जा रही हैं। हमें ज्वाइन किया है सेनेटर रहमान मलिक साहब, हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। साबिक वज़ीर दाखिला हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मानी जानी शख्सियत है। बहुत शुक्रिया रहमान मलिक साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज जो खबर आई है ये बड़ी तशवीशनाक है। लॉकडाउन में नरमी के बाद सूरत हाल जो है वो ख़तरनाक होती जा रही है। एक दिन में 82 अमवात जो हैं हुई हैं और फिर 4000 नए केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। आप क्या समझते हैं इस सूरत हाल में? आपने कुछ इस पे काम भी किया है और कुछ तजावीज़ भी दी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कौमों में सबसे बड़ी चीज़ होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसे जिम्मेदारी कहते हैं। अगर हमारी कौम बसीयत एक कौम ये जिम्मेदारी एक्सेप्ट करे कि ये एक आफत आ चुकी है, इसके साथ हमने रहना है, और रहने के लिए जैसे आपने सुबह तैयार होकर जाना है, आपने पैंट पहननी है, शर्ट पहननी है, उसके बगैर आप बाहर नहीं जा सकते, या आपने शलवार कमीज पहने बगैर नहीं जा सकते। इसी तरह आप ये समझ लें कि आप आपकी ये आने वाले वक्त में ये वे ऑफ लाइफ है। एक आपका मास्क, आपके दस्ताने और डिस्टेंस, ये 3 चीज़ें रखना बहुत ज़रूरी है। अब बात यह है कि कोशिश हुकूमत ने भी की, और कि शायद हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करके इस पे अमल हो जाए, तो मुझे अमल होता हुआ रिजल्ट नज़र नहीं आ रहा। इसलिए आपको याद होगा मैंने 25 तारीख को फरवरी को ये एक मीटिंग की थी, और मैंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा था कि हमें लॉकडाउन टोटल करें, अगर टोटल नहीं कर सकते स्मार्ट लॉकडाउन करें, लेकिन SOPs पे अमल कराएं। अनफॉर्चुनेटली ईद से पहले भी, ईद के बाद भी, और मैंने प्रेडिक्ट किया था कि अगर हमने इस पे कंट्रोल ना किया तो हमारे पेशेंट हज़ारों में जाएंगे, और मैंने प्रेडिक्ट किया था नियरली 100,000 बाई बिफोर मिड ऑफ जून। अब हो गए हैं। अल्लाह न करे कि मेरी बात ठीक हो, मैं अभी भी दुआ करता हूँ, लेकिन इस महीने के आखिर तक या जुलाई के शुरू तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 2 लाख। और एक और बुरी खबर है, जो कि जब तक पब्लिक की समझ में नहीं आएगा, अब पब्लिक को रियलाइज नहीं कराया जाएगा हम्बली, तो वो इसको नहीं सुनेंगे। जो इस वक्त फार्मूला है WHO का, उसके मुताबिक अगर किसी इलाके में एक मरीज है इस वायरस का, तो इसका मतलब उस इलाके में 28 और हैं। मल्टीप्लाई करें तो जो हमारी इस वक्त कैलकुलेशन है वो 2 मिलियन है, यानी कि 20 लाख लोग इससे इस वक्त मुतासर हैं जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और मेरी बात की तईद ऑफिशियली सेक्रेटरी पंजाब हेल्थ ने की, जो परसों उनकी स्टेटमेंट आई कि इस वक्त लाहौर के इर्द गिर्द 7 लाख हैं। अब एक चीज देखें,
हमारे लिए जो हमारे कौमी बच्चे हैं, हमारी आवाम है, ख्वाह वो गाँव की हो या वो शहर की हो, हमारे लिए इक्वल है। मैंने आज अपनी कमेटी ये मसला उठाया है कि ऐसे लगता है कि हम अर्बन लोग जो हैं उनका तो ख्याल कर रहे हैं और जो बेचारे रूरल एरिया को उनका हम ख्याल नहीं कर रहे। लिहाजा आज मैंने डायरेक्शन दी है कि आप पॉलिसी जो बनाएं उसमें अर्बन और रूरल को सेपरेट करके सेपरेट बजटिंग करें उनके लिए, ताकि उनको मिल सके। आज मुझे बलूचिस्तान में मुकरान के इलाके से दूसरों से जितने भी हमारे सेनेटर्स थे, उन्होंने शिकायत की कि जी एक भी टेस्टिंग लेबॉर्ट्री नहीं है पूरे इलाके में। अगर गवादार से शुरू होकर चेक पोस्ट नंबर 295 यूनी की तरफ जाएं तो क्या उनका वो पाकिस्तानी नहीं है? क्या उनका हक नहीं है उनको देना? तो इसलिए मैंने आज डायरेक्शन दिया कि 2 मोबाइल टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज वहां पे जानी चाहिए ताकि टेस्ट हो सके। आप देखें, आपने टोटल 6 लाख किए हैं जी अभी तक टेस्ट। 6 लाख में से आपके 1 लाख आपका पॉजिटिव आ गया, तो यानी 6th हिस्सा जो है आपका इन्फेक्टेड आ रहा है, कॉन्ट्रैक्टेड आ रहा है। तो अगर आपने 2 करोड़ किया या 20 करोड़ किया तो उसका हिसाब लगाए ना। ये तो जस्ट सिंपल न्यूमेरिकल मैथमेटिकल आर्गूमेंट। इसलिए मैंने आज फर्दर डायरेक्शन दिया कि देखें इस बढ़ती हुई पैंडेमिक में आपके पास आने वाले वक्त में इतने बड़े मरीजों के इन्फ्लक्स को कैसे हैंडल करेंगे? नहीं जवाब। अच्छा, अभी एक हॉस्पिटल शुरुआत किया था, बहुत अच्छा किया काम हुकूमत ने, जो NIH में जनरल आमर के यहाँ हुआ है। आज उस पर मैंने डायरेक्शन दिया कि 4 वीक्स में उसको चालू करें, जो जो चीज़ लगानी है उसमें लगाएं, क्योंकि मरीज बढ़ रहे हैं। हॉस्पिटल्स को बुलाया था, जो हेड थे उन्होंने कहा जी हमारे पास 4, 5, 10 जगह हैं, लेकिन अगर जिस इन्फ्लक्स की बात हो रही है अगर आ गया तो हम नहीं हैंडल कर सकेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हम विलेजेस में भी और शहरों में भी जो प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग बनाते हैं छोटी छोटी, और उसमें हॉस्पिटल बनाया जा सकता है जैसे कि NIH में बना है। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत ज़रूरी है। और मैं एक चीज़ वार्न कर दूं, ये लाइटली ना लें, कोई पॉलिटिकल गेम नहीं है, कोई ब्लेम गेम नहीं है, ना पीपल्स पार्टी, ना PTI, ना नून। हम सब पाकिस्तानी हैं और सब पाकिस्तानी बहन भाई इकट्ठे हैं और हमें पार्टी से अबव जाना चाहिए। और आज मैं पुरजोर अपील करूंगा और सख्ती से भी अपील करूंगा। और आज मैंने सिर्फ नोटिस लिया इस चीज़ का, मैं अगर एक्शन भी लेने की जरूरत पड़ी तो मैं लूंगा एज ए पार्लियामेंटेरियन, कि एक दूसरे के खिलाफ गाली गलौज छोड़ दो प्लीज, जितने भी सूबे हैं। आप देखें कि आज मजबूर हो गए चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान भी वॉकआउट करने से एक फेडरेशन के एक मीटिंग में, तो इसका मतलब ये सेटिस्फैक्शन नहीं है। लिहाजा मेरी अपील होगी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से कि ये फैमिली आपकी, ये जो जितने भी आपके प्रोविंसेस के एडमिनिस्ट्रेशन है, आपके गवर्नर हैं, आपके चीफ मिनिस्टर, को सबको बुलाकर उनकी बात सुने और एक कंसेंसस के साथ, कलेक्टिव सोच के साथ सामने आए और एक बनाएं, एक APC बुलाएं और टेक देयर व्यूज। इसमें ईगो ना रखें। मतलब अगर इकट्ठे काम कर लेंगे और अगर एक हम कॉमन हिकमत अमली कर लेंगे, जैसे हमने वॉर ऑन टेरर पे किया था और आपको पता हमने स्वात पे करना था, हमने सबको बुला लिया था। जरदारी साहब had played a great role in that। इस तरह इस वक्त इमरान खान is the prime minister, he is the authority and he is to lead the nation। so let's hope how he leads it। और दूसरा एक और चीज मैं बता दूं सर, कि आपके पास इस वक्त इसका इलाज नहीं, कोई वैक्सीन नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, और सिवाय इसके केयर के। और अगर बंदा बीमार हो गया तो उसको वेंटिलेटर की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है, वो सारे इंतजामात वो होने चाहिए। हर जिंदगी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और देखें, भूखा पाकिस्तान मैं लिख देता हूँ, इमरान साहब को भी कह देता हूँ, आपको भी कहता हूँ, पूरी दुनिया कहता है, पाकिस्तान का कल्चर ऐसा है कोई बंदा भूखा नहीं मरेगा। लेकिन ये कोरोना वायरस से लोग मर जाएंगे। इसको रोके, मेक अ ब्लॉक, मेक समथिंग, व्हाटएवर यू कैन डू इट। और उसमें मैं भी शामिल हूँ, पाकिस्तान का हर इदारा जो इसको मौजूद है। इस वक्त सबसे इशू ये भी हो सकता है, कोरोना वायरस जिस तरह जा रही है, इट कुड बी अ थ्रेट टू द नेशनल सिक्योरिटी। और डोंट फॉरगेट कि हमारे ईस्टर्न बॉर्डर पे जो इस वक्त मोदी लगा हुआ है, 2 ड्रोन हमने उनके पकड़े हैं, गिराए हैं। वो अपनी जगह पे अपनी जो सियासत जो है गंदी किस्म की खेल रहा है। हमारी साइड पे अफगानिस्तान जो प्ले कर रहा है वो भी आपके सामने है। इंटरनली एक्सटर्नली वी हैव सो मेनी इश्यूज, सो व्हाई नॉट एटलीस्ट वी कैन गेट यूनाइटेड। अपने मुल्क में, अपने लोगों में, अपने सियासी लेवल पे भी, अपने हर लेवल पे हमें यूनिटी का मुजाहरा करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और ये जो आपकी पार्लियामेंट के इजलास हो रहे हैं, बीइंग ए पार्लियामेंटेरियन, मैं कहूंगा कि इसका फायदा मुझे नजर नहीं आ रहा, क्योंकि हम कोई कानून नहीं बनाते, कोई कानून लेके नहीं आते। हम आते हैं, लुक बिजी, डू नथिंग एंड वी गो होम। तो हमारा एजेंडा ऐसा होना चाहिए पार्टीज का कि हम
कुछ करके दिखाएं, कुछ कानून लेके आए, हुकूमत को अंडर प्रेशर लेके जो चीजें इस वक्त आवाम की जरूरत है। अब मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ कोई भी हाथ जोड़ के SOP नहीं मानेगा अगर हम एक ऑर्डिनेंस ले कानून ले आए और ये बता दें कि जो कानून की खिलाफ वर्जी करेगा वही होगा। अगर किसी ने मास्क नहीं पहना वही इसको कहो तुम्हारा 500 रुपया जुर्माना निकालो और जाने नहीं दो घर। देखिए 4-5 को होगा। और दूसरा, आज मैंने रिक्वेस्ट भी किया और अपनी तरफ से डायरेक्शन भी किया है कि हुकूमत ये कंसिडर करे कि थिनली डिप्लॉयड आर्मी टू इंश्योर के जो SOPs जो हैं उन पे अमल हो सके। और उसका बेस्ट ये होगा कि हर शहर में आप कर्फ्यू जो है फौज के लिए अप टू दी एक्सटेंट ऑफ जो आपका SOP पे अमल हो सके। मैं नहीं कह रहा हूं कर्फ्यू लगा दो, मार्शल लॉ लगा दो, नो, आई एम सेइंग यूज एंड रिक्वेस्ट द आर्मी to come over and make sure that they regularize people, they teach people and make sure that through their force of law ये जो SOPs जो हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाए। मलिक साहब, एक तरफ तो हम कोरोना से मुकाबला कर रहे हैं, दूसरी तरफ मोदी जो है वो आए रोज LOC पर फायरिंग कर रहा है, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे, हुकूमत क्या हिकमत अमली अख्तियार करे ताकि ये जो LOC का मामला है ये तो कुछ देर के लिए रुक जाए? आप देखें, मैं तो आज एक नई चीज कही है जो मैं उसको खाया है। मैं समझता हूं कि कश्मीर में इस वक्त कर्फ्यू नहीं है। कर्फ्यू असल में UN पे लगा हुआ है, एक अथॉरिटी है और उसके बोलने पे कर्फ्यू है, उसके एक्शन पे कर्फ्यू है, उसकी हर चीज पे कर्फ्यू लगा हुआ है। देयरफॉर आई डिमांड टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी कि पहले आप UN पे कर्फ्यू उठाओ ताकि उसके हाथ खोलो, उसका मुंह खोलो ताकि वो एक्शन ले सके। तो अगर आज 10 महीने से कर्फ्यू लगा हुआ आर्मी का कश्मीर में और UN वो सामने नहीं आई, UN ने अपने ऑब्जर्वर नहीं भेजे, UN ने अपना डेलीगेशन नहीं भेजा, UN ने अभी तक किसी किस्म का कमीशन नहीं बनाया, तो मैं ये कहने में हक बजाना हूँ एंड आई हैव द राइट टू आस्क द सेक्रेटरी जनरल UN कि आप किस लिए बैठे हुए हैं। आप कश्मीर का कर्फ्यू एक तरफ, मैं तो समझता आपको कर्फ्यू लगाया गया है। दो ही द फ्रेंड, मैं ये ज्यादा बात इसलिए कर रहा हूँ कि दुनिया की आंखें भी और कान खुलने चाहिए कि आज कश्मीरी बगैर मेडिसिन के, बगैर खाने के, और उसके बाद कल उन्होंने 534 यूथ को उठाया, उनके माओ बहनों के सामने उनको मारा मुकाबले की शक्ल देते हुए। अब मुझे बताएं कि उनका क्या आलम होगा। दुनिया पूरी में बात तो की जाती है लेकिन प्रैक्टिकली एक्शन इज नॉट बीइंग टेकन। तो हमारी गवर्नमेंट को ये चाहिए कि इसको सिर्फ स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए, ट्वीट से नहीं होने चाहिए। स्टेटमेंट से और ट्वीट से हुकूमत में कहूँ काम नहीं बनेगा। यू मस्ट मूव विद रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन, स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन। और अब ये हमारी पार्लियामेंट का इजलास हो रहा है, इसमें रेजोल्यूशन पास कराएं। गिव दी वेरी स्ट्रेंथनिंग हैंड जो मैंने पहले दिए हुए, 2-3 रेजोल्यूशन दिए हुए हैं। और एक रेजोल्यूशन ये भी है कश्मीर पे, दूसरा रेजोल्यूशन ये है कि हमारे पास तो वक्त है, हमें अपने जितने कर्जे हैं माफ कराने चाहिए, क्योंकि ये पैनाडेमिक जो है this has been declared as a international disaster, is a natural disaster, और natural disaster provide you the opportunity कि आप उस फोर्स मैजूर की जो क्लासेस को इन्वोक करते हुए यू कैन गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ, यू कैन गो इवन टू एनी एक्सटेंट टू एनी फोरम एंड दे विल बी हेल्प्ड। तो अगर हम सिर्फ देखेंगे कि अल्लाह ही करेगा, वो जैसे हम कहते हैं बंदूक रख के गर्म होती तो चलती, ये वाली बात नहीं होनी है। मैं बता रहा हूं जब तक आप खुद मूव नहीं करेंगे ये काम नहीं होगा। We have to go forward, we have to come forward as a nation and we have to show our teeth, especially for Kashmir. अब रही बॉर्डर की बात, वो जिस अंदाज से बॉर्डर पे लगे हुए हैं, तो क्या ख्याल है कि वो जो ड्रोन्स भेजते हैं हमारे यहाँ, वो कोई बॉलीवुड मूवी की थी ना ये बात कर रहे कि उन्होंने उनके लिए फिल्में चाहिए। दे आर ट्राइंग टू वर्क आउट फॉर सम काइंड ऑफ सर्जिकल स्ट्राइक, और ये कोई जो है फॉल्स फ्लैग उठाएंगे, ये खुद को कुछ कराएंगे इंडिया में या ये कश्मीर में कराएंगे, नाम हमारा लगाएंगे। हो सकता है कोई चीज करा दे वहां पे अफगानिस्तान में हमारा नाम लगाने के लिए। तो वी कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम इंडिया एंड आई वांट माय पीपल ऑफ पाकिस्तान कि ये रेडी रहें, ये कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग लगा के पाकिस्तान पे कोई मेजर किस्म की कोशिश करेंगे बदनाम करने की, और अपनी कोई जो उनके एक्चुअली वेरी ईवल डिजाइन जो हैं, जैसे ने पुलवामा करके मोदी ने जो किया था वो आपको पता, उसने सारे एक्शन पोस्ट पुलवामा कराए, और पुलवामा इन्होंने खुद किया, इनकी राह ने किया, विच हैज प्रूवन इन द वर्ल्ड। तो इस तरह की वो चीज बना रहे हैं। अल्लाह करे कि थोड़ी सेंस आ जाए मोदी को। मोदी असल में सारा ही काम बॉलीवुड मूवी के डायलॉग से करता है। तो मैं तो ये कहूंगा मोदी साहब छोड़ दें आप प्राइम मिनिस्टरशिप, उसको अमिताभ बच्चन को दे दो, वो बेहतर चला लेगा तुमसे।
चलो कम से कम उसने काम भी किया, वो पार्लियामेंटेरियन, तुम तो फिल्मों के डायलॉग इकट्ठे करके फिर अपनी तकरीर करते हो, तो वैसे कर लेगा। तो कहने का मेरा मतलब लाइटली ये है कि बॉलीवुड ट्रेंड और बॉलीवुड अफेक्टेड एंड इन्फेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कैन नॉट सर्व द वर्ल्ड। ही इज क्रिएटिंग द इन्वायरमेंट इन द सब कॉन्टिनेंट फॉर द थर्ड वर्ल्ड वॉर। एक्चुअली फोरम देने की कोशिश कर रहा है ये दुनिया को, जिस अंदाज से ये चाइना पे हमला कर रहा है, चाइना के खिलाफ जा रहा है, हमारे खिलाफ जा रहा है। आप देखें एक छोटा सा मुल्क है, उस बर्दाश्त नहीं हो रहा नेपाल, उससे भी एक दरिया का लेक, उससे भी वो डबल रोड बना के चाइना तक जाना चाहता है। 2 इसने और जजीरे ले लिए हैं वहां पे इंडियन ओशन में कवर कर रहा है वो 2 जजीरों के साथ, और इधर कर रहा है ब्लू लाइन के साथ, यानी कि 5 अड्डे इसने अंडरग्राउंड एक वेस्ट मुल्क के साथ बनाए हुए हैं। तो वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल फ्रॉम दिस मैन, बिकॉज ही हैज डिजाइन्ड हिज एंटायर सिंड्रोम, एंटायर प्लानिंग अगेंस्ट मुस्लिम्स एंड पाकिस्तान। मलिक साहब, ओआईसी का जो कश्मीर पे रोल है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी जी जी, ओआईसी का जो कश्मीर पर रोल है, ओआईसी के हवाले से आप क्या कहेंगे? आपकी आवाज जब फट गई आ रही थी पूरी तदरी साहब। आवाज आ रही है मेरी मलिक साहब आपको? नहीं, वो आप जो बात कर रहे हैं वो लफ्ज फट रहे हैं। जी मलिक साहब, सजाद तरीन साहब ये पूछना चाह रहे हैं कि कश्मीर के मामले पर ओआईसी का जो किरदार है उस पर आप क्या समझते हैं? किसका किरदार है? ओआईसी का। जी रहमान मलिक साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि ओआईसी का या अरब लीग का जो देखें जी, ओआईसी की बात कर रहे हैं। जी जी, हाल ये हुआ है कि अभी हमने ब्लॉक बनाने की कोशिश की कि हम मुसलमान मुल्क जो हैं वो एक कश्मीर स्पेसिफिक कश्मीर एक ग्रुप बना लें मुसलमानों में, तो वो रिजेक्ट हो गया। तो फेलियर किसकी है? हमारी है, पाकिस्तान की है, मेरी नेशन की है, मेरी कौम की है, मेरी फॉरेन ऑफिस की है। या एज ए बसीयत हम एक कौम, एक ग्रुप नहीं क्रिएट कर सके मुसलमानों में जो कि कश्मीरियों के साथ थोड़ा बेहतर बर्ताव करवा सकें। बहरहाल मैं समझता हूँ कि हमें बसीयत कौम, जो आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री है, जितने लोग बाहर हैं हमारे, हमें अब तक हम आइसोलेटेड है, तो हमें आइसोलेशन खत्म करके वो तरीकाकार इख्तियार करना चाहिए जिससे हम मैक्सिमम जो सपोर्ट है वर्ल्ड की, इंक्लूडिंग मुस्लिम कम्युनिटी एंड अदरवाइज आल्सो। तो वैसे भी वो ओआईसी तो सॉरी टू से बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, आई ट्रीटेड एज ए डेड ऑर्गेनाइजेशन जो सिर्फ बयानबाजी तक है। मैंने ने कहा था यार अपनी आर्मी बना लो पूरी, एक जैसे अपना इंटरपोल बनाओ, अपना एक ऐसा माहौल क्रिएट करो, किसी की जरूरत न हो आपकी तरफ देखने की, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वहाँ पहुंचे। हम खुद ही बसीयत मुस्लिम उम्मा इस वक्त बिल्कुल पोलराइज्ड हैं। हम जिस तरह वेस्ट से यूज हो रहे हैं, अल्लाह रहम करे आप पे, मैं यही बात कर सकता हूँ। आपने डोनाल्ड ट्रंप की जो विजिट थी अमेरिका, वहाँ पे सऊदी अरेबिया, उसके बाद क्या हुआ, कितनी एक किस्म की पोलराइज्ड हो गया पूरा मिडल ईस्ट, और वो हर एक को वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इस्तेमाल की हुए हैं। अल्लाह करे कि हम लोगों में कोई होश आ जाए, अल्लाह करे कि हमारे ज़हनों में एक दूसरे के लिए प्यार आ जाए, अल्लाह करे कि हमारे जो प्रॉब्लम हम इकट्ठे मिलकर हल कर सकें। मलिक साहब, अफगानिस्तान में तालिबान और अमेरिका के दरमियान जो पैचअप हो रहा है, उसके बाद अमेरिकन फोर्सेस वहां से चली जाएंगी, तो क्या वहां अफगानिस्तान में कोई अमन आप देख रहे हैं, अमन हो जाएगा? वो अमेरिका वो आप पे कोई एहसान नहीं करेगा। अमेरिका जो डोनाल्ड ट्रंप ने जब अपनी स्पीच दी थी मिड कोई इलेक्शन के बाद, तो उन्होंने कहा था कि बाय दिस ईयर एंड ही विल पुल द होल ट्रूप्स फ्रॉम यूके, फ्रॉम अफगानिस्तान। अब वो जो उसने जितना भी किया काम अभी तक नहीं हुआ, बट आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप शुड थैंक पाकिस्तान जिन्होंने बेहतर काम करके और जालिम खलील के साथ मिलकर एक प्लान दिया, पीस प्लान दिया, जो कि पीस प्लान बाद में फ्रस्ट्रेट हो गया, जिसमें इंडिया ने इंटरफेयर करके गनी के साथ बात करके तो उसको कहा कि आप रिलीज नहीं करो तालिबान को। अब मेरी खबर है परसों से कि वो थोड़े रिलीज होने शुरू हो गए। मेरी एक प्रेडिक्शन याद रख लीजिएगा, मैं समझता हूं कि पॉलिटिक्स ऐसी चीज है जिसमें पॉलिटिशियन अपनी पॉलिटिकल लाइफ से निकलते नजर आते हैं। मैं डॉक्टर गनी को इस इक्वेशन से, पॉलिटिकल इक्वेशन से निकलता देख रहा हूं। मैं अब्दुल्ला को आने वाले वक्त में उस मुल्क का प्रेसिडेंट देख रहा हूं विद दी अफगान तालिबान, क्योंकि अफगान तालिबान का और इसका जब तक अब्दुल्ला का एक पैचअप नहीं होता है, एग्रीमेंट नहीं होता, 1 साल के लिए हो या 2 साल के लिए, ये आगे नहीं बढ़ेगा। और बगैर तालिबान के अब इस वक्त अगर फौज चली भी जाती है अमेरिकन, तो वहां अमन कायम नहीं हो सकता। लिहाजा मुझे उम्मीद है कि अफगानियों का अपना काम है, अपना काम करें। ये अफगान उनका अपना मुल्क है, उसको उनको बेहतर करना भी उन्हीं का काम है। आई एम श्योर कि अब्दुल्ला इज इंटेलिजेंट जेंटलमैन, ही विल हैंडल इट।
आई विश के जितना टाइम डॉक्टर गनी को मिला अगर वो ये कर लेते और जिद पे ना रहते तो शायद आज अफगानिस्तान के हालात डिफरेंट होते। आज देखें हमें भी परेशानी है, अगर अफगानिस्तान में अमन है तो हमारे यहाँ भी अमन होता है। बिल्कुल तो सही है। इसको हमारी दुआ भी है, हमारी कोशिश भी है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान सरतोड़ कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से वहां पे अमन हो जाए, क्योंकि वो इंडिया उसको किसी ना किसी तरीके से सैबोटाज करने की कोशिश कर रहा है। जी, तो अब इसको अमेरिका को भी समझना चाहिए और मोदी को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि मोदी किसी वादे पे नहीं रहता। देखें पहले उन्होंने कहा मैं कश्मीर में आपकी मीडिएशन कराता हूँ, मोदी को उसने रिफ्यूज कर दिया। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि लेट मी डू दिस मीडिएशन बिटवीन यू एंड चाइना, ही रिग्रेटेड। अब ये अफगानिस्तान में आपका ख्याल है जिसका ज़ेन ये है वो अफगानिस्तान में अमन होने देगा, और उसके लिए फायदा है अगर अफगानिस्तान में लड़ाई झगड़ा रहता है तो एक प्रॉक्सी वॉर जो कर रहा है इंडिया हमारे साथ वाया अफगानिस्तान विद सर्टेन लीडरशिप देयर, वो अपना जारी रखेगा। आज भी पाकिस्तान में जिस अंदाज से प्रॉक्सी वॉर इंडिया ने शुरू की है वो हमें छुपी तो नहीं हुई, और अब जो बलूचिस्तान में कर रहा है, अभी इन्होंने 1000 लोगों की एक टीम तैयार की है जो अफगानिस्तान में वो ट्रेंड हुए हैं, वो केपी के लोग हैं, वो बलूचिस्तान के बच्चे हैं, इनको वर्गलाया उन्होंने, और ये बिल्कुल मुफ्ती बानी के अंदाज से उनको ट्रेन कर रहे हैं। लेट मी वार्न मोदी, इट्स नो मोर 1971, वी आर ए न्यूक्लियर स्टेट, आवर एजेंसीज आर फुली अलर्ट। जिसका जवाब उन्होंने देखो 45 सेकंड में आपके दोनों जो आए थे कैमरा ड्रोन को गिरा दिया। इसके अलावा ये भी मैं बता दूं मोदी साहब, आप बहुत सी बातें करते हैं, वी नो एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, व्हाट यू आर डूइंग, और जो आपके यहाँ हो रहा है वो हमारे सर पे डालकर अपनी जान छड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं होने देंगे हम इंशाल्लाह। जी, बहुत शुक्रिया रहमान मलिक साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया और सर टीवी से गुफ्तगू की है। अब सजाद तरीन साहब, बड़ी अहम बातें आज रहमान मलिक साहब ने की हैं। एक तो कोरोना के हवाले से भी उन्होंने जिक्र किया है कि वो जो SOPs है उस पर अमल दरामद की, कुछ तजावीज़ दी हैं, और फिर जो हमारी सिक्योरिटी के मामलात हैं बिलखसूस जो अफ़गानिस्तान में इशू चल रहा है, आपके इल्म में है आज तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की भी ये स्टेटमेंट सामने आई थी कि मोदी जो है वो कलअदम तरीके तालिबान की हिमायत कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में ये बताया गया है, जबकि हम पर ये इल्ज़ाम भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने लगाया था कि जो अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट आई है उसमें पाकिस्तान में खुदा न खास्ता कोई दहशत गर्दों को महफूज पनाहगाहों का जिक्र है, हालांकि उसमें यह जिक्र ही नहीं किया गया। तो हवा में बातें की जा रही हैं वहाँ से भी। देखो कि जब से मोदी इक़्तिदार में आया है उस वक्त से वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ दहशतगर्द तंजीमों को इस्तेमाल कर रहा है। वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी की वारदातें करा रहा है। कुलभूषण यहाँ पकड़ा गया, वो सबसे खुला सबूत है। उसके अलावा दुनिया में को हम क्या बताएं, एक आदमी पकड़ा गया, वो ख़ुद ये तस्लीम कर रहा है कि मैं अब बलूचिस्तान में, कराची में और मुख्तलिफ़ जगहों पर दहशतगर्दी का नेटवर्क चलाता था। मोदी की सरपरस्ती में पाकिस्तान दुश्मनी में वो बहुत आगे निकल गया है। वो तमाम तालिबान हों जो और पाकिस्तान के दुश्मन हैं, मोदी उनकी सरपरस्ती करता है, उनको पैसे देता है, उनको हर किस्म के वसाइल जो है वो फराहम करता है ताकि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान में वो कार्रवाइयाँ करें। लेकिन मैं समझता हूँ पाक फ़ौज, हमारे सिक्योरिटी के इदारे, हमारे खुफिया इदारे वो बहुत मुतहर्रक हैं, और मोदी के अज़ाइम हम हर जगह पर जो है नाकाम बनाते हैं, और इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी अगर उसने कोई हरकत की तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी। पाकिस्तानी फोर्सेस जो हैं वो मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। बिल्कुल, इस पे गुज़िश्ता रोज़ भी DGISPR में बात की, इस पर डिटेल भी बात करते हैं। लेकिन एक ही वक्त में जहाँ पे इतने महाज हैं, कोरोना की हम बात कर रहे थे कि ज़ाहिर है इंडिया को भी उसको फेस करना पड़ रहा है, वो अपनी आवाम के साथ भी ज़्यादती की जा रही है वहाँ पे भी, और पाकिस्तान को भी फेस करना पड़ रहा है। पाकिस्तान की जो आज की सिचुएशन है हमें इस जाने भी देखना है, उसमें भी आज फ़ौज ने अपना रोल प्ले करने की बात की है, टिड्डी दल के हवाले से भी बात की है। डॉक्टर नौशीन हामिद हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा उनसे जान लेते हैं कि क्या सूरत हाल है। डॉक्टर साहब, इस वक्त ज़ाहिर है जो फिगर सामने आ रहे हैं वो कुछ अच्छे नहीं हैं, मगर इक़दामात के हवाले से और हिकमत अमली के हवाले से आपकी क्या राय है? जी बिल्कुल, कोरोना के हालात तो इस वक्त बिल्कुल ठीक नहीं हैं और तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं, और जैसे जैसे टेस्टिंग बढ़ रही है हमारे सामने फिगर्स आते जा रहे हैं। पर इस वक्त मैं समझती हूँ हुकूमत की जो अप्रोच है, चूँकि उसने एक ही वक्त में मईशत को भी देखना है, लोगों को रोज़गार भी देना है और अब मुल्क का निज़ाम भी चलाना है, तो इसलिए इसके लिए जो हुकूमत ने हिकमत अमली इख्तियार की थी वो ये कि हम लोग अपनी मईशत को चलाने के साथ साथ हमारे डेली वेजेस जो हैं उसकी रोज़गार के बंदोबस्त के साथ साथ जो है हम लोग बीमारी का मुकाबला भी करें। और जिस तरह की हम सबको पता है कि ये कोरोना वायरस जो है ये एहतियाती तदाबीर से इससे बचा जा सकता है,
और वो एहतियाती तदाबीर को इतनी मुश्किल भी नहीं है, सिर्फ एक हमने सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, मास्क का इस्तेमाल करना है और पुरहजूम जगहों पे जाने से रोकना है और लोगों को इकट्ठे होने से रोकना है। तो ये हुकूमत बार बार इसकी एडवाइजरीज जारी कर रही है और अवाम ने इसमें कोऑपरेट ना करने की वजह से हमने देखा है कि ये वबा जो है ये इस वक्त खतरनाक हद की तरफ जा रही है। तो अब हुकूमत की मौजूदा पॉलिसी यही है कि अब जाहिर है कि हमें इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए कुछ सख्त इकदाम लेने पड़ेंगे ताकि ये जो SOPs और जो एडवाइजरीज जारी की गई हैं एहतियाती तदाबीर की वो फॉलो की जाए। तो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह जिस तरह आपने देखा है कि अभी इस्लामाबाद में मास्क ना पहनने पे जुर्माने गवर्नमेंट ने किए हैं और फौज भी कई जगह पे कॉल की गई है इन सारी तदाबीर पे अमल दरामद कराने के लिए। तो अगर अवाम ने कोऑपरेट ना किया तो फिर मजीद इस किस्म के इक़दाम किए जाएंगे। डॉक्टर नौशीन साहबा, आज इंटीरियर में स्टैंडिंग कमेटी थी सेनेट की, उसमें ये बताया गया है कि बलूचिस्तान के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर लेबॉर्ट्रीज ही नहीं है, लोगों के टेस्ट ही नहीं हो पा रहे। वहां के लिए क्या हिकमत अमली हुकूमत रखती है? लेकिन जी जो वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद बहुत सारी चीज़ें जो है वो सूबों के अपने इख्तियारात हैं, मगर जो वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि हम लोगों ने टाइम के ऊपर इसको डायग्नोस्टिक किट्स जो हैं, टेस्ट जो हैं वो प्रोवाइड करने हैं, हमने डॉक्टर्स के लिए जो प्रोटेक्टिव गियर है वो प्रोवाइड करने हैं, वेंटिलेटर्स की जहाँ ज़रूरत है वो प्रोवाइड करनी है। तो ये काम जो है ये वफाकी हुकूमत जो है ये कर रही है और वो तमाम सूबों को, इसमें बलूचिस्तान भी शामिल है, उसको ये तमाम चीज़ें जो है वो दी जा रही हैं। अब बाकी जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है वो तो हमें पता ही है कि पाकिस्तान का हेल्थ केयर सिस्टम कितना कमज़ोर है और जो इसकी कमज़ोरियाँ हैं, हॉस्पिटल्स की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है, हमारे पास पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है। तो वो अब जिस हद तक, क्योंकि ये सिर्फ इसके लिए आपको स्पेशलाइज्ड टेक्निकल लोग भी चाहिए जो ये टेस्ट कर सके, सिर्फ वहाँ पर इक्विपमेंट पहुंचा देने से और टेस्टिंग किट्स पहुंचा देने से काम नहीं होगा, बल्कि टेक्निकल टेक्नीशियंस भी हमें चाहिए जिन्होंने इन मशीनों को चलाना है, जिन्होंने वेंटिलेटर्स को चलाना है, हमें स्पेशलाइज्ड लोग भी चाहिए। तो वो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इसकी बहुत बड़ी कमी मौजूद है और बलूचिस्तान जैसे सूबे में तो ख़ास तौर से इन चीज़ों की बहुत कमी भी है। तो बहरहाल जहाँ जहाँ पर हो सक रहा है सारे मिलजुल कर ये इस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट, सूबाई हुकूमतें सब अपना पूरा जोर लगा रही हैं और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये कमी जो है इसको पूरा जल्द से जल्द किया जाएगा। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नौशीन आमिद हमारे साथ मौजूद थी और अपनी राय का इजहार कर रही थी। सजाद तरीन साहब, डॉक्टर साहब भी अपनी राय की बात कर रही थी। यकीनी तौर पर अब जिम्मेदारी जो है वो आवाम पर आई है और लोगों को ही अमल दरामद करना है। जाहिर है इसका जब एक चीज़ का इलाज नहीं है तो हुकूमत के पास दो ऑप्शन है, या तो लॉकडाउन कर दे, बिल्कुल ही सख्त लॉकडाउन कर दे और लोग घरों में बैठें, या फिर ये है कि चले लोगों की मईशत का पहिया भी चलता रहे, लोगों का रोज़गार भी चलता रहे और SOPs पर अमल दरामद हो और ये सूरत हाल कंट्रोल में हो। ज़ाहिर है इसमें तो अब जिम्मेदारी वही बात आ जाती है ना कि क्या हिकमत अमली इसके अलावा हो सकती है, पूरी दुनिया के पास नहीं है। देखें, अभी तक रमज़ान से पहले जो लॉकडाउन में नरमी की गई, मार्केटें खोली गई और ये कहा गया कि लोगों को रोज़गार जो है वो दिया जाए, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, ताजर बहुत परेशान थे। लेकिन नकी साहब, SOPs हुकूमत की जानिब से जो SOPs दी गई उस पर बिल्कुल अमल नहीं हो रहा। कोई आदमी जो है मुंह पे मास्क लगा के नहीं आ रहा, कोई आदमी ग्लव्स पहन के नहीं आ रहा, कोई समाजी फासला नहीं रख रहा। तो ये सारी सूरत हाल जो है इसने हमें आज बहुत खौफनाक सूरत हाल पर पहुंचा दिया है, जिसका जिक्र जो है वो रहमान मलिक साहब भी कर रहे थे, डॉक्टर नौशीन हामिद भी कर रही थी। आम आदमी जो है वो बिल्कुल इसकी कोई एहतियात नहीं कर रहा और मैं आपको अर्ज़ करूँ कि बेशुमार लोग जो हैं वो तो इसको संजीदा ले ही नहीं रहे। वो कहते हैं कि कोई कोरोना नहीं है, ये ऐसे ही कह रहे हैं। कुछ मतलब लोग प्रोपोगंडा कर रहे हैं कि जी फंडिंग के लिए, फ़ंड लेने के लिए हुकूमत ऐसा कर रही है। ये ऐसा नहीं है। देखें, जो तिब्बी माहिरीन हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो बार बार आके ये कह रहे हैं कि ये एक खौफनाक वायरस है, अगर इससे एहतियात ना की गई तो मौत वाक़या हो जाएगी। बहुत सारे माहिरीन ये कह रहे हैं कि जब कोई पेशेंट वेंटिलेटर पर चला जाता है तो उसके बाद उसके वापस आने के, रिवर्स होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो माहिरीन की ये राय है कि कोशिश की जाए कि वो वक्त ना आए कि कोई आदमी जो है, सेहतमंद आदमी, वो कोरोना की वजह से बीमार हो और वेंटिलेटर पर चला जाए, क्योंकि वहाँ से उसकी वापसी बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन बताई जा रही है। तो इस हवाले से आम आदमी जो है वो उसको खुद ये संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए।
लेकिन ईद के बाद, ईद से पहले जैसे हुकूमत ने लॉकडाउन में नरमी की, उसके बाद ये देखा गया है, मैं ख़ुद बहुत सी मार्केटों में घूमता रहा हूँ, मैं देखता रहा हूँ, लोग कोई एसओपी पर अमल नहीं कर रहे। यही वजह है कि आज हुकूमत जो है वो मार्केटें बंद कराने के लिए जा रही है। कई मार्केटें बंद हो गई हैं। इस्लामाबाद में न्यू अपारा मार्केट जो है उसको बंद कर दिया गया है, और कई इलाकों में G6 के मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ गलियाँ जो हैं बंद कर दी गई हैं, G9 में बंद कर दी गई हैं, I10 में कुछ इलाकों को सील कर दिया गया है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि लोग जो हैं वो संजीदा नहीं ले रहे कोरोना को, और हुकूमत जो कुछ कह रही है, बार बार हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि एहतियात करें, एहतियात करें, SOP पर अमल करें, और कोई SOP पर अमल नहीं किया जा रहा। अब फिर हुकूमत के पास और कोई ऑप्शन नहीं है कि वो लॉकडाउन की तरफ जाए या सख्त इकदाम करे या लोगों को जुर्माने करें या सजाएं करें। यही ऑप्शन है। माहिरीन की राय की आपने बात की है, डॉक्टर इम्तियाज हमारे साथ मौजूद है, जरा उनसे भी ये राय ले लेते हैं। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं इस वक्त, माहिरीन क्या समझते हैं कि क्या कुछ होना चाहिए, अब आइंदा की क्या हिकमत अमली हो? SOPs पर अमल दरामद, एहतियात, हुकूमत की एडवाइजरी, ज़ाहिर ये हो रहा है, क्या कोई और ऑप्शन भी है इस वक्त? और इसके साथ साथ ज़रा हमें हॉस्पिटल्स की सिचुएशन भी बता दीजिएगा, क्योंकि खुद मेडिकल स्टाफ जो है वो बड़ा शिकार हुआ है इसका। अस्सलाम वालेकुम, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं। सर, हालात जो हैं कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं। ये जो डॉक्टर्स काफ़ी पिछले महीनों से जो कह रहे हैं कि हालात जो है बहुत ख़राब हो गए हैं। हॉस्पिटल के ये हालात है, मेरे जो हमारा अपना हॉस्पिटल है पॉली क्लिनिक इस्लामाबाद, हमारे पास कोई बेड खाली नहीं है। वेंट सारे जो है 5 वेंट है, उस पर भी पेशेंट है, तो हालात बहुत संगीन, हालात ख़राब हो रहे हैं। दूसरा ये कि सबसे जो अभी सोचने वाली बात है और टेंशन वाली बात है ये कि पैरामेडिकल स्टाफ बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो गया पूरे पाकिस्तान का। जहाँ तक हमारे हॉस्पिटल है तो हम भी काफ़ी यकीन करें कि इस वक्त कम से कम कोई 100, 150, 200 के करीब हम लोग इफेक्ट है, जिसमें डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं। तो हालात बुरे हैं, अवाम ख्याल नहीं रख रही हैं, और ये जो लॉकडाउन हुआ, अगर इस तरह भी लॉकडाउन दोबारा हुआ तो इसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। डॉक्टर साहब, आपके ख्याल में कैसा अब लॉकडाउन होना चाहिए? अब क्या किया जाए कि ताकि ये जो इतना बड़ा प्रेशर आ गया है, एकदम फिगर बहुत ज़्यादा हो गए हैं, इनको कैसे रोका जाए? आप क्या बतौर एक डॉक्टर की आप क्या तजवीज़ करेंगे? सर, मुझे तो इस बात पे हैरानगी हो रही है, जो मशवरे देने वाले लोग हैं वो क्या इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे थे कि ये हालात बनेंगे। देखिए, इस वक्त हम चाइना को क्रॉस कर लिया गया। जब तक हम ऐसा लॉकडाउन नहीं करें जैसे यूरोप कंट्रीज में होता है, जैसे इटली में हुआ, जैसे स्पेन में हुआ, जैसे इंग्लैंड में हुआ, तो हालात जो है, ये जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, ये तो अल्लाह का शुक्र है, ये कुछ भी नहीं है। देखिए, हम अभी पीक पर नहीं पहुंचे सर, हम पीक पर जो है कम से कम 15-20 डेज तक पहुंचेंगे। अभी स्प्रेडिंग हो रही है, ठीक है। अभी जब स्प्रेडिंग होगी, ये फिर जब एक जगह जाके ये फिर रुकेगा, फिर जब ये रुकेगा फिर ये नीचे आएगा। लेकिन अभी तो हालात खराब हैं, हालात बहुत खराब हैं। डॉक्टर साहब बड़ी परेशानी का इजहार कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमसे बात की। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह। अब जाहिर है तरीन साहब, ये बात जो जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया है कि अब इस्लामाबाद का बड़ा हॉस्पिटल है, पॉली क्लिनिक में जो सिचुएशन है, जब पैरामेडिकल स्टाफ खुद मुतासर हो रहा है और डॉक्टर्स मुतासर हो रहे हैं, तो ज़ाहिर है उससे खदशा और बढ़ेगा, खौफ में मुब्तला हो गए, खुद पैरामेडिकल स्टाफ मुब्तला होगा और उधर से मरीज़ों की तादाद बढ़ेगी। हमारे पास वसाइल बहुत कम हैं हमारे हॉस्पिटल्स में, तो फिर सूरत हाल जो है, खुदा ना खास्ता कि हमें वो दिन देखने पड़े जो हमने कुछ ममालिक में, बिल्कुल इटली में देखे हैं, कि फिर कहाँ जाएंगे, पेशेंट्स को कहाँ देखा जाएगा, जब डॉक्टर्स भी शिकार हो रहे हैं, मरीज़ भी शिकार हो रहे हैं, मरीज़ की तादाद भी बढ़ रही है, ना वेंटिलेटर्स हैं, ना बेड्स हैं। देखें, जब ये 26 फरवरी को पहला पेशेंट सामने आया था, तो उसके बाद डॉक्टर ताहिर शमसी साहब और दीगर जो माहिरीन हैं, उन्होंने ये कहा था कि इस पर बहुत सख्ती से अमल दरामद कराया जाए, SOPs पर, और लॉकडाउन बहुत सख्त किया जाए। डॉक्टर माहिरीन ने उस वक्त ये कह दिया था हुकूमत पाकिस्तान को, अगर SOP पर अमल ना हुआ तो अस्पताल भर जाएंगे और हमें जो है लोगों को फुटपाथ पर जो है लिटाकर उनका इलाज करना पड़ेगा। अभी हमारे साथ डॉक्टर इम्तियाज़ साहब थे जो पॉली क्लिनिक के तर्जमान हैं, उन्होंने ये बताया कि हमारे अपने मेडिकल स्टाफ जो हैं 100-200 लोग जो हैं वो इसका शिकार हो गए हैं। उन्होंने बताया कि 5 वेंटिलेटर्स हैं और कोई बेड खाली नहीं है हमारे पास। ये तो वफाकी दारुल हुकूमत में इतना प्रेशर है, और बाकी जो सूबे हैं, जो छोटे डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ क्या सूरत हाल होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत
अब और कोई हुकूमत के पास ऑप्शन नहीं है। मैं समझता हूँ कि लोग जो हैं वो बात नहीं मान रहे। ये सिर्फ जैसे रहमान मलिक साहब ने कहा है कि फ़ौज बुला लेनी चाहिए और फ़ौज के ज़रिए मुकम्मल लॉकडाउन करा देना चाहिए और फ़ौज के हाथ में ये मामला दे देने चाहिए, क्योंकि सिविल इंतज़ामिया जो है मैं समझता हूँ वो SOP पर अमल दरामद कराने में नाकाम हो गई है। तमाम डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया, तमाम डिप्टी कमिश्नर्स जो हैं वो नहीं करा सके। दुकानों पे लोग जो हैं वो कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं। और अब तो डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब ने ये कहा है कि ये मकामी सतह पर तेज़ी से फैल रहा है। पहले तो ये था ना कोई बाहर से आए, कोई उम्रा से आए, कोई तबलीग करके आए, तो अब तो जनाब ये मकामी सतह पे फैल रहा है। इसका मैं समझता हूँ वाहिद हाल यही है कि आर्मी को बुला लिया जाए और मुकम्मल जो है लॉकडाउन किया जाए, ताकि ये जो बढ़ रही है तादाद इस पर कंट्रोल किया जा सके। अच्छा, ये तो जाहिर है ये एक बड़ा मामला है, इस पर डिस्कशंस आइंदा भी रहेंगी, 15-20 दिन आइंदा के बहुत अहम हैं। इसके साथ साथ सर, ये जो हुकूमती हिकमत अमली की जब हम बात करते हैं तो हुकूमत जब लॉकडाउन की बात आती है, मईशत की बात करती है और वो जेन्युइन बात है। और फिर ये ऐसा वक्त आ गया कि बजट भी पेश होने वाला है इसी माह में, 12 तारीख को फाइनेंस बिल पेश कर दिया जाएगा। तो अब उसका आइंदा रोज़ से बजट सेशन भी शुरू हो रहा है और जो इक़दामात हैं वो भी किए जा रहे हैं। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, ये बजट कैसा होगा जिसमें हम एक दो मुख्तलिफ बहरानों का सामना भी कर रहे हैं और मुआशी सूरत हाल भी बेहतर नहीं? देखें नकी साहब, पहले तो मुआशी सूरत हाल की जो आप बात कर रहे हैं ना, देखें कोरोना में ये कहना कि जी हम लॉकडाउन नहीं करेंगे मुआशी सूरत हाल ख़राब हो जाएगी। आप मुझे बताएं, कब्रिस्तान की कोई मईशत होती है? सबसे पहले तो हमने लोगों की जानें बचानी है। जब लोग मर जाएंगे तो फिर मईशत हो ना हो उससे क्या फ़ायदा होगा। सबसे पहले लोगों की हमें जान बचानी है, फिर मईशत भी हमारी बेहतर हो जाएगी। जो आपने बजट की बात की, मैं समझता हूँ ये एक हालात ऐसे हैं, बहुत हंगामी दौर है, इसमें कोई बजट ऐसा नहीं लग रहा कि कोई अवाम दोस्त बजट हुकूमत पेश कर पाएगी। और इस दफ़ा उम्मीद ये की जा सकती है कि माजी में जिस तरह सेहत के शोबे को नज़रअंदाज किया गया है, कोरोना का जो हमारे साथ ये वबा फैली है, इसके बाद उम्मीद की जा सकती है कि हुकूमत जो है वो कोशिश करेगी कि सेहत का जो शोबा है उसको अहमियत दी जाए और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ंड्स रखे जाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल्स बनाए जाएँ। लोगों को जो बुनियादी सेहत की सहूलतें फ़राहम करना रियासत का काम है, उस पर अमल दरामद हो सके। इस दफ़ा उम्मीद की जा सकती है कि हुकूमत बजट जो है वो सेहत के हवाले से बहुत अहम होगा। बाकी ये कहना कि कोई अवाम दोस्त बजट होगा, कोई अवामी बजट होगा, मैं नहीं समझता कि इन हालात में कोई अवामी बजट बन सकेगा, क्योंकि मुआशी सूरत हाल आपको पता है पहले अच्छी नहीं है और ऊपर से हमारी जो एक्सपोर्ट हैं उनकी भी कोई सूरत हाल इतनी वो नहीं है, बेहतर नहीं है। हमारा इदारा शुमारियात कह रहा है बढ़े हैं वो गुज़िश्ता नहीं, वो उनके कहने से अगर बढ़ी भी हैं तो वो बढ़ने का इतना नहीं है कि हमारी कोई मुआशी हालत कोई इनकलाबी तौर पर बहुत बड़ी तब्दीली हो गई होगी उसमें। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इस दफ़ा हुकूमत जो है वो कोई इतना, मेरे ख्याल में कोई इतना अवाम दोस्त बजट शायद पेश ना कर पाए। आइंदा दफ़ा हो सकता है कि वो करे, लेकिन सेहत के शोबे को यकीनन अहमियत देगी, क्योंकि सेहत का हमारा शोबा जो है वो बहुत नाकाम हो गया है। और ये दूसरी बात कि क्योंकि इस दफ़ा हमारे जो सेहत का शोबा है अगर वो बेहतर हो जाता है तो मैं समझता हूँ आने वाले सालों के लिए और आने वाली नस्लों के लिए ये एक अच्छा इकदाम होगा। ये एक अच्छा इकदाम यकीनन हो जाएगा अगर इस बजट में ये देखा जाए। इसके साथ साथ ज़ाहिर है इससे रिलेटेड बहुत से शोबे मुतासर हुए हैं, उनको भी देखा जाएगा। शायद ये हो सकता है कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें मुतारिफ करवाई जाएँ। मसलन एजुकेशन सिस्टम है हमारा, कोरोना की वबा की हम बात बार बार इसलिए कर रहे हैं कि हर तबके को मुतासर कर रहा है, तो फिर उसमें क्या कुछ दिया जाएगा, किस तरह से इकदाम किए जाएंगे, क्या कुछ उसके लिए भी फंड्स रखे जाएंगे। ऑनलाइन एजुकेशन की बात हो रही है, वो मामला भी तो पेश नज़र रखे जाएंगे ना। देखिए, ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो मैं समझता हूँ पाकिस्तान में कामयाब नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि ऑनलाइन में देखें जो शहरों में बच्चे हैं उनको तो है, उनमें भी हर बच्चे के पास इंटरनेट की सहूलत नहीं है। फिर गांव में, देहातों में, और ख़ास तौर पर नकी साहब हम दोनों क्योंकि जनूबी पंजाब से हैं, आप जानते हैं राजनपुर मियाँ वाली के जो दूर दराज, ख़ुद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो मियाँ वाली का हल्का है उसमें मुख्तलिफ जो प्राइवेट कंपनी है, जो मोबाइल कंपनी है, उनके वहाँ सिग्नल ही नहीं आते, उनके वहाँ पर बूस्टर ही नहीं लगे हुए। खुद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो मियाँ वाली वाला हल्का है। जी जी। बाकी आप बताएं आम लोगों के साथ क्या होगा, राजनपुर में क्या होगा, बजट में कोई ऐसे मसाइल रखे देखें। मैं समझता हूँ कि एजुकेशन पहले प्रायोरिटी पर नंबर 1 हमें सेहत होनी चाहिए, उसके बाद एजुकेशन होनी चाहिए। ये दो शोबों को बहुत ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए,
क्योंकि आगे अगर हमने कोरोना के साथ ज़िंदा रहना है, जैसे माहिरीन कह रहे हैं, तो बहुत सारी ज़िंदगी में हमें तब्दीलियाँ लानी तो पड़ेंगी। तब्दीलियों की आप बात कर रहे हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हुई हैं लेकिन ना किराए बढ़ रहे हैं ना आवाम को रिलीफ मिल रहा है। और दूसरी जानिब इदारे जो हमारे कौमी असासे हैं उनको प्राइवेटाइज किया जा रहा है, रैशनलाइज किया गया। गुज़िश्ता रोज़ हमने बात की पाकिस्तान स्टील मिल की, आज ये खबर सामने आ गई है कि जो एयरपोर्ट्स हैं, हवाई अड्डे हैं, उनको भी आउटसोर्स किया जाएगा। तो एक लिहाज से वो भी एक निजकारी का अमल है, बल्कि इससे तो ये आज ये बयान भी सामने आया है कि निजकारी के शोबे से जो लोग हैं वो ज़्यादा उनको हौसला अफजाई होगी इससे आउटसोर्स करने से। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ नकी साहब, बात यह है कि आप पाकिस्तान के सारे इदारे बेच दें, मसाइल हल नहीं होंगे। क्योंकि ये जो सरमायादाराना निज़ाम है, इस सरमायादाराना निज़ाम में जो दौलतमंद है वो ज़्यादा दौलतमंद होता जा रहा है, जो गरीब आदमी है वो गरीब आदमी होता जा रहा है। इस निज़ाम को तब्दील करने की ज़रूरत है। ये वो निज़ाम है जो अरबपति को अरबपति से ऊपर बना रहा है, और गरीब आदमी जिसके पास रोटी नहीं है, जिसके पास 2 वक्त की रोटी है, उससे 1 वक्त की रोटी छीन रहा है। ये निज़ाम जो है ये गरीबों के लिए तबाही और बर्बादी का बायस है। इस निज़ाम को तब्दील करने की ज़रूरत है। इस मौजूदा निज़ाम में हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सरमायादाराना निज़ाम है। इस सरमायादार निज़ाम में आप जितने इदारे बेचते जाएं, आप कभी लोगों की ज़िंदगियों में आसानियां नहीं पैदा कर सकेंगे। क्योंकि आप देख लें, हम तो पाकिस्तान है, इस सरमायादाराना निज़ाम में अमेरिका में आप देख लें कि जो हेल्थ का शोबा है अमेरिका का, वो किस तरह नाकाम हो गया। वहाँ देख लें सूरत हाल क्या हो गई है, अस्पतालों में लाशों के ढेर पड़े हुए हैं, कोई उठाने वाला नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये पूरे इस निज़ाम की नाकामी है। अब हमें सोचना होगा कि मुतबादल हम कौन सा ऐसा निज़ाम लाएं जिनसे इंसानियत की बेहतरी हो, जिनसे इंसान, गरीब आदमी, आम आदमी जो है, जो पैसे वाला आदमी है उसके लिए कोई मुश्किलात नहीं है। वो अपने घर में, हुकूमत लॉकडाउन का ऐलान ना भी करे तो पैसे वाला आदमी जो है वो लॉकडाउन करके बैठा हुआ है, उसके नौकर जा रहे हैं मार्केट में, उसका कोई ताल्लुक नहीं है कि वो ना बाहर निकल रहा है ना वो लोगों से मिल रहा है। लेकिन गरीब आदमी जिसने अपने 4-6 बच्चों को रोज़ शाम को खाना खिलाना है, उसने बाहर जाना है, उसके लिए 2 मुश्किलें पैदा हो गई। एक मुश्किल तो उसके लिए ये पैदा हो गई है कि उसको रोज़गार नहीं मिल रहा। दूसरा उसके लिए मुश्किल ये पैदा होगी कि कोरोना उस पर हमलावर हो रहा है। अगर किसी आदमी की 4 बच्चे, 5 बच्चे, 6 बच्चे हैं और वो एक आदमी कमाने वाला है, अल्लाह ना करे उसको अगर कोरोना हो जाएगा तो उसको फैमिली का कोई वली वारिस नहीं होगा। तो पैसे वाले लोगों के लिए जो है इस निज़ाम में हर तरफ आसानी है, लेकिन गरीब आदमी जो है जिसके पास वसाइल नहीं है, उसके लिए इस निज़ाम में ज़िंदा रहना बहुत मुश्किल है। मैं समझता हूँ ये मौजूदा जो सरमायादाराना निज़ाम है, इस निज़ाम को तब्दील करने की ज़रूरत है। ये निज़ाम इंसानी दर्द, इंसानी दुख कम करने में नाकाम हो गए हैं। लेकिन हमने कुछ अर्सा पहले अपने इसी प्रोग्राम में ये जिक्र किया था, ये खबर दी थी कि कुछ अहम कौमी इदारों को गिरवी भी रखा जा सकता है। बॉन्ड्स के इजरा की बात की गई थी, जैसे कि गुज़िश्ता दौरे हुकूमत ने, नून लीग के दौरे हुकूमत में भी ये बात की गई थी, मोटरवेज़ को और कुछ अहम इदारों को रखा गया था गिरवी, तो इसमें भी ये बॉन्ड्स की, लेकिन फिर चूँकि शोर मचा और ये खामोशी हो गई। अब स्टेप बाय स्टेप उसी जाने बढ़ा जा रहा है। अभी भी ये सूरत हाल जो हो सकती है, अगर वो जैसे स्टील मिल्स की बात है या एयरपोर्ट्स की बात की जा रही है या बाकी कुछ इदारों के हवाले से ये खबरें सामने आ रही हैं, तो फिर सूरत हाल क्या बनेगी ये यकीनी तौर पर हमें देखना होगा। और रेवेन्यू के हवाले से, टैक्स रेवेन्यू या दीगर रेवेन्यू के जो हमारे पैसे की आमदन जो है हमारे कौमी ख़जाने के हवाले से, उसके लिए कुछ मुतबादल निज़ाम को भी देखना होगा। ये चीज़ें बेच देने से शायद मामलात या गिरवी रख कर पैसे ले लेने से शायद मामलात हल ना हो सकें। एतजाज़ नकी और सजाद तरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।